नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक धमाके की कहानी के बारे में। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक घंटे में कुछ नया खुलासा सामने आ रहा है। इसके पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। कार में जो डेड बॉडी बरामद हुई है वो थी डॉक्टर उमर उन नबी की, और यही बात पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर खुद को मिशन का हिस्सा समझकर इस रास्ते पर चले गए। जांच एजेंसियों ने अब तक जितने भी डिजिटल एविडेंस और वीडियोस हासिल किए हैं, उनसे ये पता चलता है कि उमर इस हमले को किसी तरीके की कुर्बानी की तरह पेश कर रहे थे। उसके वीडियो में बार बार यही एक्सेंट दिखता है कि वो अपनी मौत को किसी बड़े मकसद से जोड़ना चाहते थे। एजेंसियों का कहना है कि ये वीडियो उसकी मानसिक स्थिति और उसके नेटवर्क दोनों को समझने में बहुत अहम साबित हो रहे हैं। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. जांच इस समय सिर्फ उमर तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एनआईए ने अमीर राशिद अली को गिरफ्तार किया, जिसके नाम पर वो Hyundai i20 कार रजिस्टर्ड थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई। अमीर से हुई पूछताछ में कई छोटी छोटी जानकारियां सामने आती हैं जो मिलकर इस मॉड्यूल की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। एजेंसियों का मानना है कि कार सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि हमले के लिए महीनों पहले से तैयारी की जा रही थी। अमीर की सस्पिशियस ट्रिप्स, कुछ लगातार नंबरों पे कॉलिंग और कुछ स्थानों पर उसकी मौजूदगी, इन सब चीजों पर गहन जांच चल रही है। इस सब के बीच एक और अहम गिरफ्तारी सामने आ रही है। जासिर बिलाल वानी, इस इंसान को एसोसिएट बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि उसने और आमिर ने कई बार मुलाकात की थी और दोनों के बीच में कुछ लेन देन और एक्टिविटीज भी सामने आ रही हैं। अदालत ने एनआईए को जासिर की 10 दिन की हिरासत दी है ताकि उसके सामने बैठकर पूछताछ की जा सके और पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क कहां से कहां तक जुड़े हैं। शुरुआती जानकारी में ये बात साफ हो गई है कि वो सीधे सीधे हमला करने वालों में से नहीं था, पर उसकी प्लानिंग और रिसोर्सेज में उसकी भूमिका को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा फोर्सेज ने उमर उन नबी का घर गिरा दिया। ये कदम केवल कार्यवाही नहीं बल्कि एक संदेश भी माना जा रहा है कि आतंक के किसी भी रूप और किसी भी लेवल पर शामिल लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं छोड़ी जाएगी। घर के अंदर से जो भी सामान मिला उसमें कुछ केमिकल्स के अवशेष, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और नोट्स के जैसे दस्तावेज थे जो ये दिखाते हैं कि वो काफी समय से और काफी विस्फोटक से जुड़ी चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये पूरा सेटअप एक डोमेस्टिक लैब जैसा था। एनआईए ने अपनी शुरुआती कंक्लूजन्स में इस हमले को कार बॉर्न सुसाइड अटैक की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि ये हमला अचानक, गुस्से में या बिना किसी तैयारी के नहीं किया गया। ये पूरी तरीके से प्लान किया हुआ हमला है जिसमें समय चुना हुआ है और लक्ष्य साधा हुआ है। एजेंसियां अब इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की भी जांच कर रही हैं, यानी ऐसे पढ़े लिखे लोग जो बाहर से सामान्य दिखते हैं और अंदर से एक्सट्रीमिज्म की सोच और साजिश में शामिल हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं के संकेत देती है कि आतंक का नया स्वरूप सिर्फ बंदूक और हथियार तक नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक से जुड़ा हुआ है। इन सब के साथ दिल्ली ब्लास्ट की जांच और बड़ी होती जा रही है क्योंकि राज्यों में इसके तार खोजे जा रहे हैं। क्लाउड डेटा, सीसीटीवी, बैंकिंग एक्टिविटीज, कॉल डिटेल्स, इन सब चीजों पर जांच टीमें जुड़कर देख रही हैं। हर गिरफ्तारी में एक नई जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच थोड़ी नजर श्रीनगर के उस रीसेंट ब्लास्ट पर भी डालनी चाहिए जो कुछ दिनों पहले ही हुआ था। वहां भी एक छोटा लेकिन प्लान्ड एक्सप्लोजन हुआ जिसमें पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ रिमोट अनेबल्ड चीजों और संदिग्ध हरकतों के सबूत मिलते हैं। दिल्ली और श्रीनगर दोनों ही घटनाओं की टाइमिंग ऐसी है कि सुरक्षा एजेंसियां अब ये भी देख रही हैं कि ये दो अलग अलग घटनाएं होते हुए भी किसी एक बड़े पैटर्न का हिस्सा तो नहीं। अभी तक कोई सीधा संबंध तो नहीं मिला है, लेकिन दोनों जगहों पे गतिविधियां ये दिखाती हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से छोटे मॉड्यूल से फैलने की कोशिश कर रही हैं। इन सभी अपडेट्स को जोड़कर देखने से एक बात साफ हो जाती है, भारत की सुरक्षा पर लगातार हमला हो रहा है। कभी कार ब्लास्ट के जरिए, कभी ग्रेनेड अटैक्स के जरिए या कभी डिजिटल मैसेजेस के जरिए भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये सब एक पैटर्न का हिस्सा लगता है जहां दुश्मन ये देखना चाहता है कि देश के किस हिस्से में सुरक्षाएं ढीली हैं और कैसे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर बड़े असर डाले जा सकते हैं। लेकिन साथ ही में एजेंसियों के तेजी से काम करने और लगातार गिरफ्तारी होना या ये सभी साबित करती हैं कि सुरक्षा तंत्र पहले से ज्यादा अलर्ट और केपेबल है। आखिर में ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है,
ये एक चेतावनी है कि देश की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का कोई स्कोप ही नहीं है। आतंक अब बड़े बड़े गैंग्स के रूप में नहीं बल्कि छोटे लेकिन खतरनाक ग्रुप्स के रूप में सामने आ रहा है। इस वजह से हर सस्पिशियस बिहेवियर, हर छोटे से छोटा मॉड्यूल, हर डिजिटल लिंक की जांच पहले ही से ज्यादा जरूरी हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में इसी केस से जुड़े और खुलासे भी होने की संभावनाएं हैं और ये तय होगा कि ये मामला भारत की सुरक्षा पर और व्यवस्था को किस नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर सकती है। इन तमाम बातों के साथ में हम आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।